चल अंदर। प्लीज आज बताऊं मैं। प्लीज मुझे छोड़ दो साहब, मैंने कोई चोरी नहीं किया है, प्लीज मुझे छोड़ दो। बकवास बंद कर। सर ये हमारे कैंट में घुसाई है, पता नहीं कौन है, मुझे तो लगता चोर है। अरे ये तो मेरी वाइफ है, लेकिन इसकी ये हालत कैसे हो गई? इसने सफेद साड़ी पहन रखी है और तो ये चोरी कर रही है। लेकिन सही हुआ इसके साथ, इसकी ये हालत तो होनी ही थी। इसने आखिर मुझको इतना बड़ा धोखा दिया था। मैं इससे इतना प्यार करता था, इसके बावजूद ये किसी और लड़के के साथ भाग गई थी। लेकिन मुझे जानना तो पड़ेगा इसकी हालत हुई कैसे है। सर मेरी तरफ देखिए ना, आप क्या कर रहे हैं? इतना सीरियस मैटर है और पता नहीं आप उधर कहाँ देख रहे हैं। अरे वो मेरा मास्क गिर गया है, मैं मास्क लगाता हूँ। मास्क लगाता हूँ मैं, वो क्या है ना, मुझे फ्लू हो गया है। वैसे एक बात बताओ तुम मुझे, ये आई कैसे है? अरे सर पता नहीं, ये कैंट एरिया में घुसाई है, पता नहीं कौन है, मुझे तो लगता चोर है। हम इनसे पूछ रहे हैं कि कौन हो, तो बता ही नहीं रही है, चुपचाप खड़ी है। ठीक है, तुम एक काम करो, तुम यहाँ से जाओ, मैं बात करता हूँ इनसे। जी सर। ये बताओ तुमने चोरी क्यों की? साहब हमारा यकीन कीजिए, हमने कोई चोरी नहीं की है, हम चोर नहीं है साहब, हमारा यकीन कीजिए। अच्छा चलो ठीक है, पहले तो तुम एक काम करो, यहाँ सामने कुर्सी पर बैठ जाओ। धन्यवाद साहब। वैसे एक बात पूछूं मैं आपसे, आप दिखने में तो मुझे ठीक ठाक घर से लग रही हो, फिर तुम्हारी ये हालत कैसे हो गई? लोग तुम पर चोरी का इल्जाम लगा रहे हैं, हुआ क्या है? साहब अब मैं आपको क्या ही बताऊं अपने बारे में, और क्या ही करोगे आप मेरे बारे में जानकर। देखिए प्लीज आप घबराइए मत, मैं आपको जानता हूँ, इसीलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपकी ये हालत कैसे हो गई है? क्या कहा साहब? आप हमें जानते हैं, पर आप हमें कैसे जानते हैं साहब? हाँ सही पूछा आपने, मैं आपको भला कैसे जानता हूँ? मैं आपके पति को जानता हूँ। आपके पति फौज में ही थे ना, और मैं भी फौज में हूँ। हम लोगों ने साथ में ही ट्रेनिंग की थी। उनके फ़ोन में मैंने आपकी फ़ोटो देखी थी, तभी से मैं जानता हूँ कि आप मेरे दोस्त की वाइफ हैं, इसीलिए मैंने आपको पहचान लिया। लेकिन आप तो वसुंधरा सेक्टर 3 में रहती थी ना, और आपके पति अच्छा खासा कमाते थे, फिर आपकी ये हालत कैसे हो गई है? और आपने ये सफ़ेद साड़ी पहन रखी है, आपके पति ठीक तो है ना? दरअसल काफ़ी सालों से हम दोनों की अलग अलग पोस्टिंग है, तो मैं उनसे मिला नहीं हूँ बहुत दिनों से, तो इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ। और आपको ये सफ़ेद साड़ी में देखकर मुझे थोड़ी चिंता सी हो रही है उसकी, वो ठीक तो है ना? देखिए मैं आपके पति का दोस्त हूँ, इसीलिए आपसे बार बार पूछ रहा हूँ, प्लीज़ बताइए ना, मेरा दोस्त ठीक तो है ना? और आपकी ये हालत कैसे हो गई है, प्लीज़ बताइए ना मुझे, क्या बात है? क्या कहा साहब? आप हमारे पति के दोस्त हैं? माफ कीजिएगा साहब, हमने आपको पहचाना नहीं। वो क्या है ना, हमने आपको कभी देखा ही नहीं था, बस इसीलिए नहीं पहचान पाए आपको। और अपने बारे में तो हम आपको क्या ही बताएं साहब, हमारी तो जिंदगी ही बर्बाद हो गई है साहब। हमें तो समझ में नहीं आ रहा कि आखिर करें तो क्या करें। लेकिन हुआ क्या है? आप प्लीज़ मुझे कुछ डिटेल में बता सकती हो, क्या पता मैं आपकी कुछ मदद कर पाऊँ। ठीक है साहब, अब जब आप हमसे इतनी जिद कर रहे हैं और आप हमारे पति के दोस्त भी हैं, तो हम आपको अपने बारे में सब कुछ बता देते हैं। साहब जब तक हमारे पति जिंदा थे तब तक हमारी ज़िंदगी बहुत खुशहाल थी। वो मुझसे बहुत प्यार करते थे, लेकिन वो तो अपनी भारत माँ की रक्षा करते करते शहीद हो गए और मुझे यहाँ छोड़ गए अकेले बेसहारा। तब से मेरी ज़िंदगी नरक बन गई है साहब। क्या कहा? आपके पति फौज में शहीद हो गए? लेकिन ये आपसे किसने कहा? और आपके पति की डेड बॉडी तो घर पर आई होगी ना? मेरे जेठ जी ने मुझे बताया कि तेरा पति शहीद हो गया है और आतंकवादी तेरे पति की डेड बॉडी अपने साथ ही ले गए। उनके चले जाने के बाद मेरी जिंदगी सच में नरक बन गई है साहब। कुछ भी नहीं बचा मेरे पास, बेसहारा हो गई हूँ। सड़कों पर भीख मांगकर गुजारा करना पड़ रहा है मुझे अपना। अच्छा, ये सब बोला तुम्हारे जेठ ने तुम्हें? वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? एक बात और बताओ मुझे, तुम्हारा पति तो एक अच्छे घर से था ना, ठीक ठाक पैसा था उनके पास, अच्छी खासी प्रॉपर्टी थी, और उसके बड़े भैया, मेरा मतलब है तुम्हारे जेठ,
उनकी भी एमएनसी कंपनी में बढ़िया नौकरी थी, तो उन्होंने तुम्हें सपोर्ट नहीं किया। मेरा मतलब है कि तुम्हें यूँ सफ़ेद साड़ी पहनकर सड़कों पर ऐसे भटकना पड़ रहा है, इतनी बुरी हालत हो गई है आपकी, तो आपके जेठ ने आपकी मदद नहीं करी क्या? उनको आपको सपोर्ट करना चाहिए था। साहब, मेरे जेठ की वजह से तो आज मैं इस हालत में हूँ। जब मेरे जेठ को ये पता चला कि मेरा पति देश के लिए शहीद हो गया है और वो अब कभी वापस नहीं लौटेगा, तो उन्होंने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया। उन्होंने मेरी जेठानी जी के साथ मिलकर मुझ पर अत्याचार करने लगे ताकि मैं वो घर छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चली जाऊं और मेरे पति की प्रॉपर्टी उनके नाम हो जाए। साहब, मैं आपको बता नहीं सकती उन्होंने मेरे ऊपर कितने अत्याचार किए हैं। वो मुझसे अपने घर के सारे काम करवाते थे, और तो और घर के सारे काम हो जाने के बाद वो मुझे चैन से सोने भी नहीं देते थे। पूरी पूरी रात अपने पैर दबाते थे मुझसे। अरे अभी तो मेरे पति को गए हुए कुछ ही दिन हुए थे, फिर मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। इस पर तो वो लोग मुझ पर और भी गुस्सा करने लगे, मुझ पर और भी अत्याचार करने लगे। कहने लगे अगर इसका बच्चा इस दुनिया में आ गया तो इसकी प्रॉपर्टी तो हमें नहीं मिल पाएगी। इसीलिए साहब वो मुझे हमेशा भूखा रखते ताकि मेरा बच्चा पेट में ही मर जाए। और इतना सब होने के बाद भी जब मैंने हार नहीं मानी तो वो मेरे साथ ज़बरदस्ती करने लगे, और ये सब मुझसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुआ। मैंने गुस्से में अपने जेठ पर हाथ उठा दिया, और जब मैंने उनको थप्पड़ मार दिया तो वो इतना आग बबूला हो गए कि गुस्से में उन्होंने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। तब से मैं भूखी प्यासी दर दर सड़कों पर भटक रही हूँ। सच बताए तो साहब, हमारे दिल में कई बार विचार आया कि क्यों ना हम रेल के आगे आकर अपनी जान दे दें, लेकिन हमारे पेट में हमारे पति की आखिरी निशानी पल रही थी, हम उसकी जान नहीं ले सकते थे। और तब से हम सड़कों पर भीख मांगकर अपना गुजारा कर रहे हैं, और इस सब के कारण हमारे जेठ जी ही हैं। क्या इतना अत्याचार किया उन्होंने तुम पर? अच्छा एक बात और बताओ मुझे, जब वो तुम पर इतना अत्याचार कर रहे थे, यहाँ कि तुम्हारे पेट में बच्चे को भी इतना परेशान कर रहे थे, यहाँ तक कि उन्होंने तुम्हें प्रेगनेंसी में इतनी बुरी हालत में घर से बाहर निकाल दिया, इसके बावजूद तुमने उनकी पुलिस कंप्लेन क्यों नहीं की? तुमको उनकी पुलिस कंप्लेन करनी चाहिए थी ना, कम से कम तुम्हारा हक तो मिलता तुम्हें यूँ सड़कों पर भटकना तो नहीं पड़ता इस हालत में। अरे आजकल माहौल कितना खराब है, न जाने तुम्हें कितना कुछ झेलना पड़ा होगा। लोग तरह तरह की बदतमीजी करते हैं, न जाने क्या क्या भूल जाते हैं। तुम्हें बहुत कुछ झेलना पड़ा होगा, तुम्हें उनकी पुलिस कंप्लेन करनी चाहिए थी, कम से कम तुम्हारा हक तो मिलता तुम्हें। हाँ साहब, हम उनकी पुलिस कंप्लेन करने गए थे, लेकिन जैसे मेरे जेठ को पता चला कि मैं उनके खिलाफ पुलिस कंप्लेन करने जा रही हूँ, तो उन्होंने मुझे रास्ते में पकड़ लिया और मुझे धमकी दी कि अगर तूने हमारे खिलाफ कोई भी कंप्लेन की तो हम तेरी और तेरे पेट में पल रहे बच्चे की जान ले लेंगे। साहब, मुझे अपनी जान की परवाह नहीं थी, लेकिन मैं अपने पति की आखिरी निशानी को नहीं खो सकती थी, इसीलिए मैं चुप रही और मैंने उनकी पुलिस कंप्लेन नहीं की। अच्छा एक बात बताओ तुम मुझे, अगर मैं तुमसे बोलूं कि तुम्हारा पति जिंदा है तो क्या तुम मेरी बात पर यकीन करोगी? नहीं साहब, मैं आपकी इस बात पर विश्वास नहीं कर सकती, क्योंकि मेरे पति शहीद हो चुके हैं और शहीद हुआ इंसान कभी लौटकर वापस नहीं आता। जरूर वापस आ सकता है अगर कोई इंसान उनके बारे में झूठी अफवाह फैला दे कि वो बॉर्डर पर शहीद हो गया है। अरे राहुल, तुम जिंदा हो? अरे अगर तुम जिंदा थे तो कभी लौटकर वापस क्यों नहीं आए मेरे पास? अरे तुम्हें नहीं पता, तुम्हारे चले जाने के बाद तुम्हारे भाई ने मुझ पर कितने अत्याचार किए हैं। उन्होंने मुझे प्रेगनेंसी की हालत में भी घर से बाहर निकाल दिया। उन्होंने जरा सा भी तरस नहीं खाया मुझ पर, और मैं उनसे तो क्या ही शिकायत करूं। अरे मुझे तो तुमने भी नहीं बताया कि तुम जिंदा हो। अगर तुम मुझे बता देते तो आज मेरी ये हालत ना होती। मेरी इस हालत के जिम्मेदार तुम भी हो राहुल। काजल प्लीज तुम ऐसे मेरे सामने रो मत, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है तुमको ऐसे रोते हुए देखकर। पहले तुम मेरी वजह से इतनी परेशान रही हो, तुम्हें इतना कुछ झेलना पड़ा है, प्लीज अब तुम ऐसे रो मत। और अब तो मैं आ गया हूँ ना वापस, अब मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा।
प्लीज़ ऐसे रो मत, परेशान मत हो, और मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ कि मैं तुम्हें क्यों नहीं बता पाया। वो बात दरअसल ये है कि मैं एक सीक्रेट मिशन पर गया था, और जब हम किसी सीक्रेट मिशन पर जाते हैं तो मैं अपने घर वालों से किसी भी प्रकार की बात करने की परमिशन नहीं दी जाती। ना हमें फ़ोन पर बात करने की परमिशन दी जाती है, ना ही कॉल मैसेज करने की, और ना ही मिलने की। इसीलिए मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सका। और फिर जैसे ही मैंने वो सीक्रेट मिशन चेज कर लिया था, मैं तुरंत वापस आ गया था घर पर। अरे तो एक बार मुझे कॉल करके बता देते। अरे कॉल ही ना सही, एक मैसेज करके बता देते। कम से कम आज मुझे सड़कों पर यूं दर दर तो ना भटकना पड़ता। और तुम्हारे ना बताने की वजह से सिर्फ मैं ही परेशान नहीं हुई हूँ, बल्कि तुम्हारा ये बच्चा भी बहुत परेशान हुआ है। अरे यार काजल, मैंने तुम्हें बताया तो, जब हम किसी सीक्रेट मिशन पर जाते हैं तो हमें सब कुछ गुप्त रखना पड़ता है। हमें अपनी फैमिली से बात करने तक की परमिशन नहीं मिलती है, तो फिर मैं तुम्हें कैसे बताता। लेकिन मुझे सच में बड़ी हैरानी हो रही है। मेरे भाई ने तुम्हारे साथ इतना गलत किया, इतना अत्याचार किया तुम पर, यहाँ तक कि तुम्हें प्रेगनेंसी में घर से बाहर निकाल दिया। मुझे सच में बहुत गुस्सा आ रहा अपने भाई पर। मेरा दिल तो ऐसा कर रहा है मैं अभी के अभी घर जाकर अपने भाई की जान ले लूँ। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने सिर्फ तुम पर अत्याचार नहीं किए, तुम पर बहुत गंदा आरोप भी लगाया है। पता है, जब मैं सीक्रेट मिशन चेंज करके घर पहुंचा था तो उन्होंने मुझसे क्या कहा था? उन्होंने मुझसे बोला था कि राहुल, जब तू ड्यूटी पर चला जाता है तो तेरी पत्नी तेरी पीठ पीछे तुझे धोखा दे रही है, अपने आशिक को घर पर बुलाती है, और जब तू काफ़ी टाइम तक घर नहीं आया तो अपने आशिक के साथ भाग गई। पहले तो मुझे उनकी बात पर यकीन नहीं हुआ। मैंने तुम्हें खूब ढूंढने की कोशिश की, मैंने हर जगह तुम्हें ढूंढा, लेकिन जब तुम मुझे काफ़ी टाइम तक नहीं मिली तो मैं भी मजबूर था, और मैंने अपने भाई की बात पर भरोसा कर लिया। और अब मुझे क्या पता था कि तुम इस हालत में हो, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, तुम भला फिर कैसे मिलते हैं मुझे? और अगर मुझे पता होता ना कि मेरा भाई मुझसे झूठ बोल रहा है, तुम्हारे बारे में मुझे खामखाई भड़का रहा है, तो मैं उसे छोड़ता नहीं, और छोड़ूंगा तो मैं उसे अभी भी नहीं। उसने जो अत्याचार किए ना तुम्हारे ऊपर, उसके लिए मैं उसे ऐसी सजा दूंगा वो ज़िंदगी भर याद रखेगा। लेकिन तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ है, मैं इतना जो कुछ भी झेलना पड़ा है, इसके लिए सिर्फ मेरे भैया जिम्मेदार नहीं है। सच कहूँ तो इसके लिए मैं भी उतना ही जिम्मेदार हूँ, क्योंकि मुझे सीक्रेट मिशन पर जाने से पहले तुम्हें बता देना चाहिए था। अगर मैं तुम्हें बता देता तो शायद आज तुम्हारी ये हालत ना होती, तुम्हें ये जिल्लत भरी ज़िंदगी ना जीनी पड़ती। तुम्हारी ये हालत मेरी वजह से हुई है काजल, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। अरे नहीं राहुल, तुम मुझसे माफ़ी मत मांगो। गलती तुम्हारी नहीं है, गलती तो मेरी है, जो मैंने अपने जेठ पर आंख बंद करके भरोसा कर लिया। मेरे साथ अब तक जो कुछ भी हुआ, मुझे उस चीज़ का दुख नहीं है, बल्कि मुझे तो आज इस चीज़ की खुशी हो रही है कि तुम मेरी आंखों के सामने जिंदा खड़े हो। मैं तुम्हें यूँ जिंदा देखकर, अपनी आंखों के सामने खड़े देखकर बहुत खुश हूँ राहुल। हाँ काजल, मैं भी सच में बहुत खुश हूँ तुम्हें वापस देखकर। तुम वापस मेरी ज़िंदगी में आ गई, ये देखकर मैं बहुत खुश हूँ। मैं बहुत तड़पा हूँ तुम्हारे बिना, सच में बहुत खुश, मैं सच में बहुत खुश हूँ। अब हम ना अपना पिछला सब कुछ भूल जाते हैं और फिर से अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करते हैं। तुम्हें बहुत प्यार करूँगा, बहुत खुश रखूँगा काजल। मैं तुम्हें किसी भी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने दूंगा अब मैं, और तुम्हें इतना प्यार करूँगा, इतना प्यार करूँगा, तुम पिछले सारे गम भूल जाओगी। और मेरे भैया ने जो तुम पर अत्याचार किए हैं ना, उसके किए की सज़ा तो मैं उनको ज़रूर देकर रहूँगा। लेकिन मैं सच में आज बहुत खुश हूँ काजल, तुम्हें वापस अपनी लाइफ में देखकर। हाँ, अब हम फिर से अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करते हैं।